नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिषेक जाखड़ के साथ आरजे टीवी 24 की खास सीरीज, जिसमें आज हम आपको एक ऐसे समाज सेवी से मिलाएंगे जो कि बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा मुहैया कराता है। जो कचरा बीनने वाले बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, जो भीख मांगते हैं, उन बच्चों को शिक्षा मुहैया कराता है। वो कोई और नहीं, चूरू जिले के आपनी पाठशाला संस्थान के संस्थापक और राजस्थान पुलिस में ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल धर्मवीर जी जाखड़ हैं। नमस्कार धर्मवीर जी, आपका आरजे टीवी 24 की खास सीरीज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मवीर जी, हम आपकी शुरुआत करना चाहते हैं। आप छात्र जीवन से लेकर आज आप राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल हो और साथ में एक समाज सेवा का काम कर रहे हो। जहाँ भी आप चूरू जिले के अंदर जो कचरा बीनने वाले हैं या जो गरीब बच्चे हैं, उनको आप एक शिक्षा प्रदान कर रहे हो। तो यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा आपका और कैसे शुरुआत हुई इसकी? बहुत ही शानदार सफ़र रहा है, हालांकि खूब संघर्ष भी रहा है। शुरुआत ऐसे ही 4-5 बच्चे जब पुलिस लाइन में भीख मांगने के लिए आए थे, तो उनको उसी टाइम में ये शिक्षा से जोड़ने का एक विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को अपन पढ़ाई से जोड़ करके, और जिस चीज़ को ये मांगने के लिए घर से निकल रहे हैं, ये चीज़ भी इनको अपन पढ़ाई से जोड़ करके पूर्ति करें। तो उसी टाइम से ये विचार आया, करीब आज से 6 साल पहले का ये विचार है। धर्मवीर जी, आप राजस्थान पुलिस में तैनात हो, तो आपको ये किसी घटना ने ही प्रेरित किया था या फिर कुछ और भी था? आपको ये जो आपने जो अभी पुलिस में आए थे, जो बच्चे भीख मांगने, इसी घटना ने प्रेरित किया था या फिर कुछ पहले से कोई और भी सपना था आपका? नहीं, पहले जब भी अपन रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ ऐसे बच्चों को देखा करते थे, भीख मांगते हुए, मैले कुचले कपड़ों में, बड़े बड़े बाल, बोलने में गालियों का प्रयोग। तो हमेशा ये था कि जब तक इन बच्चों को एजुकेशन से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक इनका ज़िंदगी है वो यूं ही एक गलत दिशा में, या यूं मानो पे अंधकार में जाएगी। तो हमेशा से ये था कि ये बच्चे शिक्षा से जुड़ने चाहिए, और अपने को एक अच्छा अवसर मिला, संयोग बना कि अपन ऐसे बच्चों को खुद ही जोड़ना शुरू किया, और आज देख रहे हैं कि आप इसका परिणाम काफ़ी सुखद है। जी धर्मवीर जी, आपने फिर इसको एक संस्थान के रूप में बदल दिया। आपने पाठशाला नाम रखा इसका। तो ये आपने पाठशाला ही नाम क्यों रखा और अन्य नाम क्यों नहीं रखा? इसके पीछे क्या एक विजन है इस नाम के पीछे? देखो, ये नाम साथियों ने ही रखा था कि अपनी पाठशाला नाम रख लेते हैं, वो ठीक है, अच्छी है। सबको ये अपनापन लगे कि भाई हाँ, अपने सबका ये काम है, सबका ये दायित्व है। तो ऐसे बच्चों को पढ़ाने का एक उपक्रम का ये नाम रखा था, अपनी पाठशाला। बाकी और इसके पीछे कोई ज़्यादा मुख्य वजह है नहीं, और तो कोई। धर्मवीर जी, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, आप राजस्थान पुलिस की भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और साथ में जो ये गरीब बच्चे हैं, इनकी भी आपको शिक्षा प्रदान करनी पड़ती है, आवास देना है, इन सब की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये दोनों जिम्मेदारी आप कैसे निभाते हैं? हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। देखो, पुलिस भी का काम भी इन बच्चों के साथ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये परिवार हैं वो घोर गरीबी में हैं, और गरीबी के साथ साथ में शिक्षा से भी सारे वंचित हैं। इनको यहाँ अंधविश्वास हैं, पाखंड आडंबर बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत सारे अपराधों की दिशा में भी जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ का अभाव लगता है, बच्चे चीज़ देखते हैं, औरों के पास देखते हैं, तो इनको भी ये मन में होता है कि ये चीज़ अपने पास भी हो। अब ये खरीद तो उस चीज़ को सकते नहीं, तो फिर उसको छीना झपटी करके या चोरी करके उसको पाना चाहेंगे। तो बस हमेशा ये था कि पुलिस का भी काम इन बच्चों से जुड़ा हुआ है, तो क्यों न अपन इनको पढ़ाई से जोड़ें, और अपराध की दिशा में जो संभावना इन बच्चों की जाने की होती है, तो उसको दूसरी दिशा में डाइवर्ट करें और एक अच्छे भविष्य की ओर लेकर के जाएं। तो पुलिस का मैं समझता हूँ कि इन बच्चों के साथ है वो जुड़ाव काफ़ी गहरा है। धर्मवीर जी, जैसे आपने ये बताया कि इन बच्चों को हमने शुरुआत ऐसे की, तो उस समय बहुत सी मुश्किलें आई होगी, क्योंकि इन बच्चों को मतलब जैसे ये भीख मांगते हैं या फिर कचरा बीनते हैं या कचरा जो भी उठाते हैं, तो उस समय इनकी सिर्फ एक ही रहता है दिमाग में कि मुझे यही करना है, क्योंकि उनको आगे से डायरेक्शन पेरेंट्स से यही मिलता है। तो आपको इनके शिक्षा में लाने के लिए क्या क्या सफ़र तय करना पड़ा, क्योंकि बहुत सी मुश्किलें आते हैं इस समय? देखो, इन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ना वाकई मुश्किल है, और मुश्किल क्यों है इसके पीछे कारण ये है कि एक तो बच्चे ये रोज़ जब से पैसे मांगते हैं, तो करीब जैसे 100-200 रुपये रोज़ मांगते हैं, तो एक तो घर वालों को नकदी आय हो गई। अब बच्चा उसमें से आधे पैसे भी माँ बाप को ले जाके देता है, तो उससे वो कुछ शराबी हैं माँ बाप हैं, तो वो शराब पी लेते हैं, थोड़ा बहुत राशन में भी खर्च कर लेते हैं। कुछ बच्चा है वो उसका नगद अपने कोई कुल्फ़ी खाना है, टॉफ़ी खाना है, बिस्कुट खाना है, तो वो खाता रहता है, तो उसको भी चटस पड़ा रहता है खुद को भी,
और माँ बाप हैं उनको भी नकदी आ रही है रोज़। तो न तो माँ बाप चाह रहे कि ये बच्चा पढ़े या और कोई दिशा में जाए, और न बच्चे को तो ध्यान है ही नहीं। और ध्यान अपन समझते हैं कि माँ बाप को भी नहीं है, वो सिर्फ लालच ही है, उनको भी ध्यान नहीं है कि इससे इसका भविष्य वो अंधकार में जा रहा है। तो अपन ये चीज़ देख रहे थे कि इन बच्चों का ये हालात हैं और इनको थोड़ा जोड़ना मुश्किल तो रहेगा, लेकिन प्रयास करते हैं। और प्रयास किया, अभ्यास किया, इनको एक बार बार इनके माँ बाप को समझाना, इन बच्चों के घर जा जा करके इनको लेकर के आना, इनको अच्छे अच्छे इनाम देना। इनकी घर की ज़रूरत है, कभी आटा थैली इनाम में दी, कभी साबुन तेल दिया नहाने के लिए, कभी कपड़े दिए, कभी भोजन दिया। तो इस प्रकार से भोजन तो फिर धीरे धीरे थोड़े दिनों बाद में रोज़ करवाना भी शुरू कर दिया, क्योंकि लगा कि इन बच्चों की भोजन पहली आवश्यकता है जिसके लिए ये मांगते हैं। और साबुन तेल हैं, ये भी इनके लिए नहाने धोने में सहायक हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको पढ़ाई से जोड़ करके कि इनाम के तौर पर देने की शुरू की, जिससे इनको थोड़ा लालच ये भी हुआ कि भाई हाँ चलो ठीक है, ये यहाँ जा रहे हैं। माँ बाप को भी थोड़ा वो नहा धो करके जाने लगे, तो उनको भी थोड़ा ठीक लगने लगा कि भाई हाँ ठीक है, बच्चे में कुछ सुधार हो रहा है। तो उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा साथ देना शुरू किया, और हमने भी अभ्यास छोड़ा नहीं। हम बार बार गए, जब भी कहीं भी मांगता दिखाई दिए हम उसको कभी तो प्यार से ले आए, कभी थोड़ा उसको डांट फटकार की। तो मुश्किल भरा रहा, लेकिन उसका बार बार अभ्यास से उसको जब ले ले करके आए, बार बार ले लेकर आए, कि तो वो जुड़ गया बच्चा। ये बेनिफिट रहा। जी, धर्मवीर जी, इस समय आपने जैसे बताया कि उनको बच्चों कभी आटा देना, कभी इनाम में कुछ और देना, तो इस समय फाइनेंशियली भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि स्वाभाविक सी है, जब ये बेड़ा उठाते हैं तो फाइनेंशियली बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो आपको उन चीज़ों का कैसे सामना करना पड़ा, और फंडिंग वगैरह भी कहीं से आपको मिली, या फिर आपने खुद के ही निजी से वहन किया ये? देखो, शुरुआती दिनों में तो कोई साथी ज़्यादा वो पैसे वाले कोई साथी साथ थे नहीं, सारे कार्यकर्ता ही थे। और कोई तो कॉलेज में पढ़ने वाला था, कोई अपनी को दूसरी तैयारी कर रहा था, लेकिन वो क्या कि पैसे से सक्षम नहीं थे। तो मैं ही अपनी एक तनख्वाह का एक अच्छा हिस्सा है वो इन बच्चों पे, इनके नाश्ते पर, इनके और कॉपी किताब पर वो खर्च कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे ज्यों-ज्यों साथियों का जुड़ाव हुआ, सोशल मीडिया है, ये मीडिया जो प्रिंट मीडिया है, तो इनसे जब आमजन को पता लगा, तो उनको भी लगा कि यार एक पुलिस वाला लग रहा है, इसका ये जो अपना फ़र्ज़ है ड्यूटी के साथ-साथ में ये इन बच्चों पर भी समय दे रहा है, तो क्यों न ये दायित्व अपन एक ऐसा अपन भी निभाएँ। तो उन्होंने भी, कभी किसी ने भोजन खिलाना शुरू कर दिया, कभी किसी ने कोई बैग देना शुरू कर दिया, कॉपी किताब देनी शुरू कर दी, ड्रेस देनी शुरू कर दी। तो धीरे-धीरे जनता का जुड़ाव ज्यों-ज्यों होता गया, ज्यों-ज्यों उन बच्चों के पास सुविधाएँ बढ़ती गई। और अगर यदि आज ज़मीन अपने पास उपलब्ध होती, तो आज तक एक अच्छी शानदार स्कूल खड़ी हो जाती। लेकिन फ़िलहाल अस्थायी तौर पर भी हालात हैं वो काफ़ी ठीक है। बच्चों को जो घर पे हैं वो वैसी सुविधा नहीं है जैसी यहाँ फ़िलहाल पाठशाला में है। तो फ़िलहाल भी ठीक है सफ़र। जी, आपने जो अपनी पाठशाला है, इसमें शिक्षा तो मुहैया करने का बेड़ा उठाया, लेकिन उसके लिए शिक्षक भी चाहिए, तो शिक्षक भी सैलरी के बगैर नहीं आते, तो उसको आपने कैसे फेस किया? काफ़ी दिनों तक ये जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के थे, तो इन्होंने करीब 2-3 साल तक लगातार, क्योंकि अपने पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि इनको अपन एक मानदेय दे दें या तनख्वाह दे दें, तो ये सारे निःशुल्क पढ़ाया करते थे। लेकिन ज्यों-ज्यों इन बच्चों का टाइम, पहले तो अपन घंटा भर ही पढ़ाना शुरू किया था, फिर धीरे-धीरे 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, फिर 5-5, 6-6 घंटे एक स्कूल की तरह इनको चलाना शुरू कर दिया। तो फिर लगा कि यार और अपने पास जब जनता का जुड़ाव हुआ, अच्छे सामाजिक दायित्व निर्वहन करने वाले जो साथी हैं उनका से जुड़ाव हुआ, उन्होंने अपना सहयोग यहाँ भेजा, तो लगा कि ये जो टीचिंग पढ़ा रहे टीचर हैं, तो इन पर भी अपन इनके जो पढ़ाई में इनकी जो कंपटीशन की जो तैयारियां कर रहे हैं, तो कुछ खर्चा इनको भी दिया जाए। तो एक मानदेय के तौर पर इनको देना शुरू किया। हालांकि शुरुआत सब निःशुल्क में ही थे, करीब 2-3 साल तक। जी, अभी आपने जो पाठशाला में बिल्डिंग का बेड़ा उठाया है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि बिल्डिंग का बनाने के लिए बहुत खर्चा वहन होता है। आपने जैसे फंडिंग वगैरह का भी ऑप्शन किया हुआ कुछ, तो वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कैसे, क्या सिस्टम है? अब फंडिंग के लिए तो अपने को पता है कि यहाँ करीब मेरे को लग रहा है कि 2-2.5 करोड़ रुपए आसानी से लग जाएंगे, कि अपना प्रयास है कि आवासीय पाठशाला बनाएं। अब तक अपन जो प्रयास कर रहे हैं ये इन बच्चों में यानी 50% सुधार कर रहा है, क्योंकि स्कूल में अपन 50% ही कर पाते हैं, क्योंकि और जो 50% बचता है वो यूँ लगता है कि अपने पास अगर हॉस्टल होते ना,
तो इन बच्चों को जैसे इनके घुमंतु जीवन है, मजदूरी कहीं 2 महीना मिली तो वहाँ चले गए, तो बच्चों को साथ में लेके जाना पड़ता है, मजबूरी है इनकी। तो अगर यदि हॉस्टल अपने पास होते तो वो बच्चे अपने अपन रख लेते, और ये मजदूरी करने के लिए इनके माँ बाप हैं वो चाहे फिर कहीं जाओ तो उनको कोई दिक्कत नहीं ही, और वो बच्चा भी लगातार पढ़ाई से जुड़ा रहता। तब तो जा करके अपन मान सकते हैं कि 80-90% एक पॉजिटिव वे रहता। लेकिन फिलहाल 50% ये कि ये पाठशाला से इन बच्चों में सुधार हो पाया। आज जैसे अभी बिल्डिंग का बात कर रहे हैं, तो बिल्डिंग के लिए आप जैसे जो बिल्डिंग है, उसमें आपको कैसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और आप उसको किस तरीके से काम कर पाओगे उसकी बिल्डिंग के लिए? बिल्डिंग के लिए खूब सारे साथी हैं, हज़ारों साथी साथ आए हैं और लगातार साथ निभा रहे हैं। करीब 50-60 लाख के बीच में सहयोग भी हुआ है, और लगातार प्रयासरत हैं। ज़मीन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि एक अच्छे वाजिब रेट में एक ज़मीन मिल जाए। हालाँकि पहले तो ये विचार था कि कोई दानी आ जाए, लेकिन दानी ज़मीन देने वाला कोई डोनर अभी तक आ नहीं पाया। तो अब खरीदने का ही प्लान बना रखा है, और खरीदने में जगह-जगह देख भी रहे हैं ज़मीन, लेकिन अभी तक शूट नहीं हो पाई। जल्दी प्रयास करेंगे कि एक चिन्हित करके जगह को और बिल्डिंग बनानी शुरू करें। हम भी आरजे टीवी 24 के माध्यम से चूरू के क्षेत्र के लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त करते हैं कि इस अपनी पाठशाला के लिए ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी कोई साथी या कोई एक महादानी जो आगे आना चाहिए, वो ज़रूर अपनी पाठशाला के लिए ज़मीन की दान की उम्मीद करते हैं हम। धर्मवीर जी, अब मेरा एक सवाल ये है कि अपनी पाठशाला का आगे का फ्यूचर क्या होगा? इसके आगे का विज़न क्या है? विज़न तो काफ़ी बड़ा है। अपना प्रयास है कि अपन एक अच्छे शानदार सेवक साथियों की एक टीम बना करके, और अन्य शहरों में भी पाठशाला, ये जो आवासीय पाठशाला बन जाएगी, यहाँ तैयार हो जाएगी, एक सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, तो फिर अन्य शहरों में भी जो ऐसे बच्चे वंचित हैं उनको शिक्षा से जोड़ने का प्लान रहेगा। धर्मवीर जी, जैसे आपने अपनी पाठशाला का विजन बताया कि चूरू के साथ साथ में अन्य ज़िलों में भी हम ऐसी शुरुआत करेंगे, तो ये सही है क्योंकि चूरू का तो आपने बेड़ा उठा रखा है, लेकिन पूरे प्रदेश भर की बात करें या देश भर की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही घुमंतू जाति के बच्चे हैं या फिर जो कचरा बीनने वाले हैं, ये बहुत हैं। तो उनके लिए आपको अन्य ज़िलों से कोई सहयोग भी आ रहा है या फिर समर्थन की हम भी अपने ज़िले में ऐसे स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें गाइड कीजिए, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं आपके साथ में? नहीं, कई साथी आ भी रहे हैं, कई जगह से फ़ोन भी आते हैं कि हम यहाँ शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हम ही उनको मना कर रहे हैं एक बार कि हम आपका सपोर्ट यहाँ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक अपन सोचते हैं कि यहाँ आधार मजबूत नहीं होगा, तब तक अपन दूसरी जगह चलाना ज़्यादा औचित्य वाली चीज़ रहेगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा अपन लंबा चल नहीं पाएंगे फिर उसमें। और एक बार आधार यहाँ हो गए, हॉस्टल हो गई, अच्छी स्कूल हो गई, तो अपन फिर दूसरे शहरों में भी जाएंगे, वहाँ कोई अपने को ऐसा टाइप का कोई बच्चा ऐसा भी मिलेगा कि इसको अपने पास रखना आवश्यक है, तो उसको अपन यहाँ रख भी सकेंगे। लेकिन जब अपने फ़िलहाल अपन देख रहे हैं कि यहाँ कोई रखने की व्यवस्था है नहीं, केवल अपन इनको पढ़ा रहे हैं, इनको खाना खिला रहे हैं, बैग कॉपी इत्यादि वो सारी से चीज़ उपलब्ध करवा रहे हैं, लेकिन रखने वाली व्यवस्था नहीं है। और वो है, वे रखने वाली हॉस्टल वाली जो हो जाएगी, उसके बाद में अपन दूसरे शहरों में चाहे साथियों का इधर से कोई रुझान आए, जुड़ाव हो या ना हो, अपन ज़रूर जाएंगे। जी, जैसे धर्मवीर जी ने बताया कि जब चूरू के अंदर हमारी शुरुआत हो जाएगी, मेन नींव मजबूत हो जाएगी, तो फिर इसमें मकान बनाने के लिए तो काफ़ी मुश्किलें नहीं होगी। ऐसा ही है कि अगर चूरू मजबूत हो जाएगा तो फिर हम पूरे प्रदेश भर में, अन्य ज़िलों में, अन्य शहरों में जाएंगे और ऐसे घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जुड़ेंगे। अब धर्मवीर जी से हमें इसके जो पाठशाला है इसके बारे में अपन व्यू दिखाएंगे कि कैसे बच्चे पढ़ते हैं और कैसे रहते हैं, उनकी शिक्षा कैसे होती है, उनकी जो पाठशाला है वो कैसी बनी हुई है, वो आपको दिखाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये झुग्गी झोंपड़ियाँ, यहाँ अपन ने एक अस्थायी व्यवस्था कर रखी है इन बच्चों को बैठने के लिए, और ये पहली क्लास का कमरा है। तो यहाँ जाजम बिछा करके एकदम साफ़ सुथरा, और अच्छे बोर्ड हैं, स्टैंड हैं, और साथ में गर्मी से निजात के लिए कूलर भी हैं। कूलर की भी फिटिंग कर रखी है, आपको पीछे दिखाई दे रही होगी। तो कूलर भी लगा रखे हैं। और इधर ये सेकंड क्लास है, यहाँ सेकंड क्लास है वो बैठती है। क्लासों में स्टूल की भी व्यवस्था कर रखी है। ये बाहर यहाँ बच्चे हैं वो खेल लेते हैं, बाहर का खेल का मैदान है एक प्रकार से। और ये यहाँ ये तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास यहाँ बैठती है।
तीसरी क्लास का कमरा है। और इसी प्रकार से आगे ये 4th क्लास है और उससे आगे ये 5th क्लास है। इनके लिए ये एक बैठने की व्यवस्था है। 2 गाड़ियां हैं अपने पास। जो ये जो झुग्गियाँ जो आप देख रहे हैं पास में, तो ये झुग्गियाँ तो इन झुग्गियों में जो रहने वाले बच्चे हैं तो वो तो सारे पैदल आ जाते हैं। और जो अन्य जो स्टेशन के पास हैं, बस स्टैंड के पास हैं और दूर दूर जहाँ 4-5 झोपड़ियाँ कहीं हैं, 4-5 कहीं हैं, तो उन बच्चों को लाने के लिए अपने पास ये 2 गाड़ियाँ हैं। तो इन गाड़ियों से रोज़ उन बच्चों को निःशुल्क की आराम से यहाँ बैठा के लेके आते हैं, वापस वहीं छोड़ते हैं। तो ये 2 गाड़ियाँ भी हैं। पानी की व्यवस्था भी एकदम बच्चों के लिए दुरुस्त है। रोज़ फ़िल्टर पानी है वो भी मंगवाते हैं। उसके अलावा ये पानी भी साधारण पानी है तो ये भी है। वाटर कूलर भी है। और इसके अलावा अपने देख रहे हैं कि यहाँ बच्चों को रोज़ खाने की भी व्यवस्था है। तो सामने देख रहे हैं वहाँ बर्तन धोने के लिए इन्हीं झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले वो महिलाएं हैं जो कभी मांगा करती थी और उनका वो मांगने का काम छुटवा करके उस यहाँ इन बच्चों के काम में, इनकी सफाई में उनको लगाया। तो वो महिलाएं हैं, इन्हीं बच्चों की माँ हैं, वो यहाँ ये काम करती हैं। ये ऑफिस है। पाठशाला का जो स्टाफ है वो यहाँ बैठता है। ये ऑफिस की व्यवस्था है। और अपन जहाँ खड़े हैं ये एक मंदिर भूमि है, वरना तो अगर ये सरकारी होती या किसी की निजी होती तो अपन इसी को, ये सबसे अच्छी सूटेबल जगह है, लेकिन मंदिर भूमि होने के कारण इसको अपन न तो खरीद पाते, न ही मंदिर कमेटी हैं वो अपने को डोनेट कर पाए। तो इसकी कई सारी समस्याएं हैं। इस कारण ये ज़मीन पर यहाँ केवल अस्थायी रूप से ही पढ़ा सकते हैं। स्थायी बिल्डिंग है वो यहाँ बनाई नहीं जा सकती। जैसे धर्मवीर जी ने आपको ये जो अपनी पाठशाला है इसका व्यू दिखाया कि कौन सी जगह कौन सी क्लासें लगती हैं और जो यहाँ पे गाड़ी है, फ़िल्टर पानी की व्यवस्था की हुई है, पीने के पानी की व्यवस्था है, स्टाफ की व्यवस्था है ऑफिस के लिए, और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता पेरेंट्स है वो भी यहीं पे रहते हैं और अपना गुजारा भी करते हैं, उनको खाने पीने की व्यवस्था कैसे कर रखी है वो सब बताया। धर्मवीर जी से मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे ताकि अपनी पाठशाला को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके, और अगर कोई आपकी अपनी पाठशाला के अंदर सहयोग करना चाहिए तो वो कैसे कर सकता है? अपना उद्देश्य सब भाइयों का ये होना चाहिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसे बेहद निर्धनता में रह रहे जो परिवार हैं वो ये झुग्गी झोंपड़ी वाले भी हो सकते हैं और अपने आसपास भी हो सकते हैं, जिनको कहीं कोई एक मकान है या कहीं टूटा फूटा मकान है और बहुत ही दरिद्रता में रह रहे हैं। तो ऐसे परिवारों के जो बच्चे हैं खास करके, उन बच्चों को एजुकेशन से जोड़ने का काम हम सब साथी बंधु हैं वो निभाएं। अपने आसपास जितने भी समर्थ बंधुजन हैं उनसे भी ये अपेक्षा करें कि आप एजुकेशन में एक धनराशि है वो खर्च करें, ताकि ऐसे परिवार हैं पढ़ लिख करके उनके बच्चे कहीं खुद की जॉब कर लें, खुद का काम कर लें, या कहीं जॉब सरकारी या गैर सरकारी कैसी भी लग जाए तो उनके घर हैं वो सुधर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं उदाहरण हूँ, ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण हैं कि जिनके माँ बाप हैं वो अनपढ़ होते हैं, लेकिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया लिखाया तो वो आज बच्चे सक्सेस हैं, नौकरियों में हैं या खुद का कहीं बिजनेस कर रखा है। तो ये परिवार है, इनको ऊपर उठाना भी, इनका कल्याण करना भी हम सबका एक जागरूक नागरिक होने के नाते कर्तव्य है। और ये कर्तव्य अपन सबको निभाना चाहिए। और ये तभी नहीं पाएगा जब हम एजुकेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। ऐसे जो वंचित तबका है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इन बच्चों का जो आज देख रहे हैं, इनके जो परिवार हैं वो कितनी दरिद्रता में, कितने अभाव में रह रहे हैं। हर तरीके का अभाव है इनके यहाँ। और अंधविश्वास सबसे ज़्यादा, पाखंड है वो भी सबसे ज़्यादा है, नशा है वो भी सबसे ज़्यादा है, और जो शोषण है एक बार प्रकार से अपन कहेंगे महिलाओं का, क्योंकि मर्द आदमी जो नशा करके फिर महिलाओं पर ही अत्याचार ज़्यादा करते हैं और इन झोपड़ियों में और ही ज़्यादा होता है। तो इन सब से अपने को निजात दिलानी है, एक अच्छा सभ्य समाज अपने को बनाना है, अच्छा मजबूत राष्ट्र बनाना है, तो अपने को एजुकेशन की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे ये उपक्रम हैं, चाहे सरकारी शिक्षा हो उसमें भी अपन सपोर्ट करें, और चाहिए अपने ऐसे जो उपक्रम हैं जैसे अपनी पाठशाला टाइप के जो अपन ने बना रखा है,
तो ऐसे और कहीं भी हैं तो वहाँ भी सपोर्ट करें, और पाठशाला का भी जो अपने एक विज़न लेकर के चल रहे हैं कि इसको अपन स्थायी बनाएं, आवासीय बनाएं। तो जो भी समर्थ बंधु है अपने आस-पास भी अपने को लगे कि हाँ यार, ये अच्छा खासा पैसा कमाता है और पैसा समाज में लगाने की इच्छा भी रखता है, तो उन तक ये बात पहुँचाएँ। उनको कहें कि यार फलाँ जगह है तो वहाँ एक ऐसा सिस्टम है, उसमें आप खर्च करो, उसमें आप कमरा बनाओ, 2 कमरा बनाओ, या उन बच्चों को एक प्रकार से गोद ले लो कि इन बच्चों को जब तक ये सक्सेस नहीं हो जाए तब तक मैं इसका पूरा ख्याल रखूँगा, इसकी एजुकेशन में कहीं गरीबी बाधा न बने, और मैं हमेशा इसका साधक बन के रहूँगा। तो निश्चित रूप से ये समाज सेवा का सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा। धर्मवीर जी, अब अपनी पाठशाला में कोई जैसे हमारा दर्शक हो या कोई हमारा साथी हो या फिर कोई और अन्य जो इसमें आपको थोड़ा सहयोग करना चाहे, छोटी सी राशि हो, तो वो कैसे कर सकता है? इसके लिए अपनी पाठशाला के को संचालन के लिए के प्राइवेट सब साथी मिलजुल के एक संस्था का गठन किया हुआ है, मुस्कान संस्था के नाम से। तो मुस्कान संस्था के फ़ोन पे नंबर भी हैं और अकाउंट नंबर भी है। उसके अलावा वेबसाइट भी है। तो कहीं से भी अपन सोशल साइट पे अपन देखते हैं कि फेसबुक हैं, यूट्यूब हैं, वो भी चैनल हैं। तो कहीं से भी अपन नंबर ले सकते हैं, और नंबर ले करके आप भी अपने चैनल से दिखा सकते हो। बोर्ड जो अपने लगा रखे हैं नंबर पे, गाड़ी पर भी अपने लगा रखे हैं, तो हर जगह वो नंबर उपलब्ध हैं। फ़ोन फेसबुक पर भी लगा रखे हैं, तो वह कहीं से भी लेकर के अपन फ़ोन पे के माध्यम से भी सहयोग कर सकते हैं। जी, जैसे धर्मवीर जी ने बताया कि आपने पाठशाला में सहयोग करने के लिए जो नंबर हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। वो नंबर आप इस पे भी डोनेट कर सकते हैं फ़ोनपे के माध्यम से, या फिर जो मुस्कान संस्थान बताई उसके माध्यम से भी आप अकाउंट नंबर में डोनेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर जी जाखड़, जो कि अपनी पाठशाला को चलाते हैं, एक समाज सेवी कह सकते हैं, जो कि एक उस बीड़े की तबके की आवाज़ उठा रहे हैं जो कि शिक्षा के माध्यम से बहुत ही कम जुड़े हुए हैं, और ये एक अच्छी पहल है समाज के अंदर। आप भी आइए, इनके साथ जुड़िए, एक समाज को अच्छी दिशा दीजिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करता है, आइए हमारे साथ जुड़िए, एक समाज को नई दिशा देने का काम करते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।